नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ। ये जो कंपनी है आपने थंबनेल में देख लिया है, ये एक माइक्रो कैप यानी कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के भी नीचे जिनके मार्केट कैप होते हैं, मतलब बहुत कम मार्केट कैप वाले जो स्टॉक्स होते हैं, तो ये भी उसी लिस्ट में आता है। तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए और एक पक्की एनालाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको, और उसके बाद चलिए देख लेते हैं क्या है स्टॉक का सारा कुछ। तो PIX ट्रांसमिशन लिमिटेड, ये है स्टॉक का नाम, PIX ट्रांसमिशन लिमिटेड। ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी शुरू कब हुई थी? तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1981 को, ठीक है। PIX ट्रांसमिशन लिमिटेड शुरू हुई थी 1981 को, और ये कंपनी जिस फील्ड में अपना कामकाज करती है वो है मेनली रबर से जो यहाँ पर भी बेल्ट बनाए जाते हैं, यानी कि पावर ट्रांसमिशन के लिए जो बेल्ट्स की ज़रूरत होती है, जो जिससे मतलब आप समझ सकते हैं ट्रैक्टर वगैरह में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जो बेल्ट्स की ज़रूरत होती है, जो पावर को मतलब एक मोटर से किसी इक्विपमेंट के अंदर जो पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बेल्ट यूज होते हैं, तो ये कंपनी उस बेल्ट को मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप देखें तो PIX ट्रांसमिशन लिमिटेड इज एन ISO TS 16949 2009 and ISO 14001 and OHSAS 18001 certified with क्वालिटी रैंकिंग अमंगस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो मतलब ये एक सर्टिफाइड कंपनी है, और द ऑफर्ड प्रोडक्ट्स आर इंडस्ट्रियल बेल्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में जो भी बेल्ट्स की ज़रूरत होती है वो बेल्ट कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ऑटोमोटिव बेल्ट्स भी ये कंपनी बनाती है, और एग्रीकल्चरल बेल्ट्स यानी कि खेती से रिलेटेड जो यहाँ पर जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं या मतलब जो मशीन वगैरह होते हैं, उनमें जो भी बेल्ट की ज़रूरत होती है वो भी कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। तो ये हो गया कंपनी काम क्या करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रबर प्रोडक्ट्स यानी कि वो जो बेल्ट है वो रबर से ही बनते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी एक क्वार्टर में कितने का प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करती है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर रहा है, उस क्वार्टर में कंपनी ने 83.58 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल किया, और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7.74 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इस क्वार्टर की नहीं, अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर या फिर अगर आप 7-8 क्वार्टर को भी यहाँ पर देख ले तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में ही रही है। उसके बाद स्टॉक के ऊपर आते हैं। मार्केट कैप, जैसा कि मैंने आपको कहा, मार्केट कैप के लिहाज से ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 147 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की बात करें तो पी, स्टॉक का जो पी है 5.22, यानी कि 5.22 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आपको यहाँ पर दिखेगा। इंडस्ट्री की पी की बात करें, यानी कि ये जिस फील्ड में अपना कामकाज करती है उस फील्ड के जो अलग और स्टॉक्स है उनके अगर पी को एक एवरेज करके निकाले तो उनके पी आपको मिलेंगे देखने को 16.44। स्टॉक का अगर आप डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 4.71% का डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद शेयर होल्डिंग के ऊपर आते हैं। मार्च 2020 तक का अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मेजोरिटी जो शेयर होल्डर है वो प्रमोटर है, 61.54 की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर जो अच्छी बात है, प्रमोटर ने कोई भी स्टेक यहाँ पर गिरवी नहीं रखा। जैसा कि मैंने आपको कहा माइक्रो कैप कंपनी है, तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों है मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है माइक्रो कैप कंपनी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और FIs की बात करें तो 2 FIs ने यहाँ पर 1.43% की हिस्सेदारी खरीद के रखी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 29.71। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि इनके जो प्रमोटर हैं कंपनी के, तो उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाई है। आप देख पाएंगे मार्च 2019 तक का अगर आप डाटा देखें तो प्रमोटर होल्डिंग था 61.12 था मार्च 2019 में, और मार्च 2020 में 61.54। तो ऐसी छोटी कंपनी के ऊपर भी अगर आप
प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ते हुए देखेंगे तो आपको एक अच्छा सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए जो एफआईएस होल्डिंग है यानी कि फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दो इन्वेस्टरों ने यहां पर फॉरेन इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट करके रखे। तो मार्च 2019 में अगर आप देखें तो 0.81% की हिस्सेदारी थी एफआईएस की और मार्च 2020 आते आते ये हिस्सेदारी बढ़ के कितना हुआ 1.43% का। तो एक अच्छी न्यूज़ है या फिर कह सकते हैं अच्छी खबर है स्टॉक के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद देखें कंपनी के ऊपर कर्जा है या नहीं। कंपनी के ऊपर मार्च 2019 तक का जो डाटा अवेलेबल है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कर्जा है। मार्च 2020 का इनके बैलेंस शीट के ऊपर कर्जा वगैरह ये सारा कुछ अभी अवेलेबल नहीं है, मुझको नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मार्च 2019 तक का जो डाटा है उसके ऊपर बेस करके अगर आप देखें तो 113 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखें 1 ईयर का रिटर्न तो पिक्स ट्रांसमिशन ने या फिर पीआईएक्स ट्रांसमिशन ने यहाँ पर एक साल में कैसा रिटर्न जनरेट करके दी है और सेक्टर ने कैसा रिटर्न जनरेट करके दी है और सेंसेक्स ने क्या रिटर्न दिया है। तो पीआईएक्स ट्रांसमिशन आपको 35.84% 82% नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेक्टर की बात करें जिस सेक्टर में कामकाज करती है वो सेक्टर यहाँ पर लगभग 30% के आसपास डाउन है और सेंसेक्स जो इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पर जो बीएसई का जो इंडेक्स है सेंसेक्स 30 स्टॉक अच्छे जो स्टॉक्स को लेकर ये इंडेक्स बना है वो स्टॉक आपको वो इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स आपको यहाँ पर एक साल में 11.20% का रिटर्न यहाँ पर आपको नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर आप देखें तो 1 ईयर में ये जो रिटर्न वगैरह ये देख रहे हैं ये कोविड के चलते सारा कुछ मतलब डाउन में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद 3 इयर्स का रिटर्न अगर आप देखें तो 3 साल में पीआईएक्स ट्रांसमिशन ने आपको नेगेटिव 25% का रिटर्न जनरेट करके दी है। सेक्टर ने यहाँ पर 43.95% का ये जिस सेक्टर में कामकाज करती है वो रिटर्न जनरेट करके दी है। सेंसेक्स यहाँ पर आपको 11% के आसपास की 3 साल में रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। 5 साल में देख लेते हैं। 5 साल में पीआईएक्स ट्रांसमिशन आपको 174% का रिटर्न दे रहा है, सेंसेक्स आपको 27% का रिटर्न दे रहा है। 10 साल की बात करें तो पीआईएक्स ट्रांसमिशन आपको 184% का रिटर्न दे रहा है और सेंसेक्स आपको 97% का रिटर्न दे रहा है। उसके बाद हम लोग 5 दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक को एक बार देखते हैं। पीआईएक्स ट्रांसमिशन, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये पीआईएक्स ट्रांसमिशन का जो स्टॉक है ये आपको सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एनएसई के ऊपर आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊं एनएसई में लिस्ट होने के लिए स्टॉक को बहुत ज्यादा यहां पर क्राइटेरिया है जिनको फुलफिल करना पड़ता है। स्टॉक ने हो सकता है कंपनी ने इनको फुलफिल नहीं कर पाया है, तो ये एक दिक्कत वाली बात मुझको लगती है कि स्टॉक इतने दिनों से ट्रेड कर रहा है लेकिन अभी तक एनएसई के ऊपर लिस्ट क्यों नहीं हो पाया है। जी आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो 5 दिन के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। प्राइस की बात करें तो लास्ट ट्रेडेड सेशन यानी कि जो शुक्रवार को दिन 19 जून 2020 को स्टॉक आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 111 रुपया 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। उस दिन स्टॉक के अंदर कितने रुपए की यहां पर बढ़ोतरी हुई है, 4 रुपया 95 पैसे स्टॉक बढ़कर बंद हुआ। और 5 दिन के चार्ट के ऊपर अगर आप स्टॉक को देखें तो 3.29% का रिटर्न आपको स्टॉक यहां पर कमाकर दे रहा है। 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहां पर 19.24% का रिटर्न आपको स्टॉक बनाकर दे रहा है। उसी के बाद अगर आप 6 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक को देखें तो 10% का रिटर्न आपको स्टॉक जनरेट करके दे रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, 6 महीने के चार्ट के ऊपर स्टॉक आपको -10% के रिटर्न -10% के रिटर्न पीआईएक्स ट्रांसमिशन आपको 6 मंथ के चार्ट के ऊपर दे रहा है। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर या टिल डेट की बात करें यानी कि जो 2020 का पूरा साल है उसमें अगर आप देखें तो स्टॉक आपको यहां पर -13% का रिटर्न, एक साल में 13% का नेगेटिव रिटर्न आपको स्टॉक दे रहा है या टिल डेट यानी कि 2020 में। 1 ईयर के चार्ट के ऊपर 35% नेगेटिव। 5 इयर्स के चार्ट के ऊपर अगर आपने यहां पर गौर किया तो आप देख पाएंगे 168% का रिटर्न आपको स्टॉक दे रहा है। और अगर आप देखें मैक्सिमम चार्ट के ऊपर यानी कि लिस्टिंग के बाद से अगर आप स्टॉक को यहां पर देखें तो 18 अप्रैल 1996 यानी कि अगर आप कैलकुलेट करें तो 23-24 सालों में स्टॉक आपको यहां पर 1642% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है पीआईएक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। स्टॉक यहां पर लिस्ट कितने में हुई थी, 6 रुपीज 40 पैसे यानी कि 6 रुपया 40 पैसे के ऊपर स्टॉक आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा।
मैं आपको क्यों बता रहा था कि ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत ही रिस्क यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं। अगर आप कोई ऐसे स्टॉक बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले या फिर बाय करने से पहले आपको बहुत से ऐसे चीज़ देखना पड़ेंगे, क्योंकि चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो स्टॉक 4 जनवरी 2008 को यहाँ पर 77 रुपीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो 8 मई 2009 को स्टॉक आपको 17 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर आप देखें तो गिरावट बहुत ज़्यादा हुई थी उस वक्त भी, 2008-9 वाली जो मंदी थी उस वक्त भी गिरावट बहुत ज़्यादा हुई थी। अगर आप उसके बाद देखें तो स्टॉक ने रिकवर भी बहुत जल्दी कर ली थी। एक साल में स्टॉक 17 रुपये से 100 रुपये तक भाग चुका था, 1-1.5 साल में। और अगर आप देखें तो 100 रुपये से 2010 के नवंबर महीने में स्टॉक 100 रुपये में ट्रेड करता था। उसके बाद अगर आप देखें तो 2012 यानी कि 2 साल में स्टॉक यहाँ पर 100 से 28 रुपये तक आ पहुंचा। उसके बाद देखेंगे स्टॉक ने रिकवरी की, 28 रुपये से यहाँ पर 75 रुपये के आसपास पहुंच चुका 3 साल में। उसके बाद स्टॉक में फिर से गिरावट आई, 2015 में यहाँ पर 37 रुपये पे स्टॉक पहुंच चुका। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 37 रुपये से यहाँ पर लगातार। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर 150 रुपये की बढ़ोतरी, यानी कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, 37 से 187, कितना रिटर्न होता है आप समझ ही सकते हैं। स्टॉक ने यहाँ पर बना कर दिया, लेकिन स्टॉक टिक नहीं पाया। उसके बाद 187 से लेकर 119, 120 तक स्टॉक यहाँ पर नीचे आ गया। उसके बाद स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 270 रुपये तक पहुँच चुका। 14 सितंबर 2018 को स्टॉक 270 पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखता। उसके बाद स्टॉक में जो गिरावट हुई आप देख पाएंगे 119 रुपया, और उसके बाद आप स्टॉक को ट्रेड करता हुआ दिखेंगे कितना, इसका जो 52 वीक लो है वो है 78 रुपीज़, 78 रुपीज़ तक स्टॉक पहुंच चुका था। तो ये हुआ स्टॉक का जो रिटर्न प्रोफाइल है। तो मतलब आप अगर ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, लेकिन कंपनी अच्छी है, कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो भी बहुत अच्छा है, और इनके प्रोडक्ट का डिमांड आपको दिखेंगे, आने वाले टाइम में भी दिखेंगे, अभी भी दिखेंगे। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल जो भी बेल्ट की ज़रूरत होती है वो मतलब जो मेटल या फिर स्टील से जो बेल्ट बनते हैं उनके मुकाबले बहुत ही सस्ते होते हैं और अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मतलब वो मिलते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो बेल्ट्स वगैरह होते हैं ये फिट बहुत अच्छी तरह से होते हैं। मतलब जो स्टील के बेल्ट होते हैं वो मतलब इनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, और इनका कॉस्ट भी लो कॉस्ट में ये बेल्ट्स आपको अवेलेबल होते हुए दिखेंगे। और अगर आप देखें तो ये बेल्ट्स वगैरह जो है ये 2 से लेकर 3 साल तक चल जाते हैं अगर आप इनको ठीक से यूज़ कर पाए तो। प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, और आने वाले दिनों में भी इनके प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगे, रबर प्रोडक्ट की डिमांड रहेंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इतना ही कहूँगा, मेरे बोलने से नहीं, आप रिसर्च कीजिए, आपको अगर उसके बाद ठीक ठाक लगे तो ही बाय कीजिए, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बीच बीच में चेक करते जाइए। मेरे बोलने से बाय भी नहीं करना है आपको, सेल भी नहीं करना है, मैं बस आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। स्टॉक काम क्या करती है कंपनी में, उसका फंडामेंटल वगैरह सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालाइज और आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करना है उसके ऊपर एडवाइस मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिए, और अपने लिए कैसे एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जाकर आप डेफिनेटली देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।